स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास जो है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कापा और आपका जितना भी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला सारे के सारे आज की क्लास में हो जाएंगे खत्म। और जैसे कि रूल है कि हम सबसे पहले अपने नोट्स जो खुद के हैंडमेड नोट्स हैं वो ट्राई करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ तक आएंगे। तो हमारे जो नोट्स की जो शुरुआत होती है, अब हम ई नॉट सेल की दुनिया में से निकलकर हम यहाँ तक आए हैं और हमने जो दुनिया क्रॉस की है वो दुनिया कुछ इस तरह से थी। उम्मीद है आपको याद होगा इसके बारे में। एक तो सबसे पहले इसका जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था और उम्मीद है आपको इनमें से ये सारा पैटर्न जो है वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखो, हमने ये वाली दुनिया क्रॉस करी है, इसका 3 नंबर जो है रिजर्व है ही है यहाँ पे। क्या ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, इसका यूज करते थे हम सेल रिप्रेजेंटेशन से। एक था ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बाई एन लॉगरिथम राइट का आयन अपॉन लेफ्ट का आयन इन ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, अगला जो था हमारा ई नॉट सेल, ये इसके इक्वल भी होता है अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है तो 0.059 बाई एन लॉग के सी। इसके अलावा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जो इक्वल है वो है माइनस का एन ई नॉट एफ के। और इसके अलावा डेल्टा जी नॉट इसके भी इक्वल है, हालांकि हमने इसका बहुत कम यूज किया है, कम क्या यूज किया ही नहीं है, आर टी लॉग के सी। और लास्ट में जो रहता है हमारा वो है कौन सा केस? लास्ट में है हमारा मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क जो है वो होता है माइनस का डेल्टा जी नॉट। तो ये जो पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं, एक बात साफ है कि इनसे एग्जाम में आपके 3 मार्क्स जो है वो पूरी तरह से रिजर्व है। अब आज की क्लास जो है वो सेल कांस्टेंट, कापा, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस जैसे फॉर्मूले पे डिपेंड होगी। और अगर आपने ये भी पोर्शन क्रॉस कर लिया तो अब जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो बहुत कम रह जाएगा हमारा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कुछ थ्योरी भी है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो जो ग्राफ है वो कैसे होगा। ठीक है, हक्कल डिवाई इक्वेशन है उसका क्या मतलब है, उस ग्राफ से कैसे रिलेटेड है, कोल्हार्स लॉ क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ इसी में ही दबा हुआ है। तो ये कहानी का दूसरा हिस्सा है, अब वहां से हम क्रॉस कर चुके हैं। तो देखो, रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के एरिया के इनवर्सली है। और अगर ये साइन हटाएंगे तो ये जो साइन आएगा ये हमारा होता है क्या? रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, दिस रो रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब कुछ नए नए नाम भी आएंगे, उसको भी ध्यान से रखना है। ठीक है, अब 1/रो अगर आप कर दो रेजिस्टिविटी, विटी, विटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है ना, और कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेजिस्टेंस। तो टेंस टेंस विटी विटी दोनों में आता है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा या हमारा कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। देखो, कंडक्टिविटी याद रखना अच्छी बात है, बट आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी याद है किसी का नाम होता है तो ये और अच्छी बात है। वैसे हम प्रोनाउंस इसको कापा से भी करते हैं। ठीक है, ये जो साइन होता है इस तरीके से ये कापा का साइन होगा। कंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूं रो एल बाई ए, तो 1/रो तो पता ही आपको कंडक्टिविटी होता है, तो वही है आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा। कापा हो गया आपका 1/रो और एरिया इंटू एल, एरिया डिवाइड बाई एल। ठीक है, जी स्टार को बोलते हैं क्या? सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट है और ये आर इंटू कापा होता है। ये ना रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है ये कमाल का रिलेशन है। अगर आप रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू रख दोगे रो एल बाई ए इंटू में कापा की 1/रो, तो रो से रो कैंसिल होने के बाद हमें पता लगेगा कि जी स्टार एक्चुअल में एल बाई ए ही होता है। अब इतनी कहानियों से आप निकल के बाहर आते हो, इतने फॉर्मूले से अगर आप निकल के बाहर आते हो तो आपको ये दुनिया मिलती है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम दूसरा नाम क्या है, मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो ऐसे आपने 2 नाम पता कर लिए, एक तो कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है मोलर कंडक्टेंस। तो क्या कोई बता सकता है रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होगा? चैट सेक्शन में जाओ और अपने दिमाग का यूज करो, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है ना,
आपके ये आने वाले 3 महीने डिसाइड कर देंगे कि आपके आने वाली 30 साल की जिंदगी इजी होगी या डिफिकल्ट होगी। देखो मरेगा तो कोई नहीं, ये बात साफ है, ठीक है, लेकिन जीना कितना आसान हो जाएगा और कितना मुश्किल हो जाएगा ये 3 मंथ डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3 महीने इसका जितना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हो ना तो कर लो उसका, जितना बेस्ट, जितना ज्यादा उसके। तो खुशी, रिया, अंशिका, यशिका, रितु, ये सभी के सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम, मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम और कंडक्टेंस का दूसरा नाम, ठीक है ना, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम। तो इसके 3 जो दूसरे नाम है आपको याद होने ही चाहिए। देखो मोलर कंडक्टिविटी कापा बाई सी भी बोल देते हैं, कापा बाई सी इंटू 1000 भी बोल देते हैं। आप बहुत ज्यादा ये वाला यूज करने वाले हो, कापा बाई सी इंटू 1000। ध्यान रहे कि कापा की ऐसा यूनिट हो जाएगी साइमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन यहाँ जो हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपकी ऐसा यूनिट क्या निकल के सामने आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इन केस ऑफ दिस कापा का जो है वो साइमन पर मीटर होगा और यहाँ मोल पर मीटर क्यूब हो जाएगी। और अगर आप दोनों की ऐसा ई वैल्यू को रखते हो तो आपका आंसर आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप दोनों से आंसर निकाल सकते हो जिसका आप मन करे। मेरी रिकमेंडेशन है आप इससे निकालो, आसान लगेगा आपको। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा नाम मोलर कंडक्टेंस होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कापा बाई इंटू 1000। अब जो कापा है वो आपका किस में होना चाहिए था, देखो कंडक्टिविटी को कहते हैं कापा, किस में होना चाहिए था, साइमन पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए थी, किस में होनी थी, मोल पर लीटर। तो कैपिटल एम को मोल पर लीटर ही बोलते हैं। यानी दोनों का दोनों सेटअप बहुत बढ़िया है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, डालो और आंसर निकालो, गेम ओवर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी पूछना है तो जल्दी से चैट सेक्शन में आप लिखो अपने क्वेश्चन या अपना कोई डाउट, ठीक है। 1600 मीटर की रेस, जो मैं बार बार बताता हूँ बच्चों को, 1600 मीटर की रेस का खेल है ये दुनिया। ये 1600 मीटर की रेस में 1200 मीटर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब 1200 मीटर खत्म होने के बाद जो 400 मीटर बचते हैं ना, बस यहाँ पर ना आपको अपना बचा कुचा स्टेमिना लगा के पूरी जोर से रेस करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1200 मीटर में कुछ बच्चे स्लो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस रेस में भी ऐसा ही होता है, पूरे साल आपने परफॉर्मेंस थोड़ा कम किया, बट दिस टाइम इज विनिंग टाइम। ये टाइम डिसाइड कर देगा कि विनर कौन है, ठीक है। तो जो कम स्पीड से चलते हैं वो अपना स्टेमिना बचाते हैं। अब टाइम है कि इन बचे हुए 3 मंथ में, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, इन 3 महीने में अपना सारा स्टेमिना झोंक दो, जितना झोंक पाओ, ठीक है ना। वो करो जो आपने आज तक कभी नहीं किया है, ठीक है ना। आज तक इतना कभी नहीं पढ़े। अपने स्लीपिंग टाइम को कम करो, हैबिट डाल लो, 3 महीने की, मरोगे नहीं, नो डाउट। और अपना जो प्रोडक्टिविटी टाइम है वो बढ़ा दो। महसूस करो जब दुनिया सारी सो रही हो तब आप वर्किंग पे लगे हो, ठीक है ना, तब आप ऑन द वर्क हो। मैं हमेशा बच्चों को, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। मैंने उनको समझाया था कि अगर आपको ये मार्कर चाहिए तो आपको ये इसके लिए 20 रुपी देने होंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये ये एक टीवी चाहिए तो आपको इसके लिए 55,000 रुपी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको समथिंग कुछ भी बाय करना है, एक बेल्ट बाय करनी है तो उसके लिए आपको 200 रुपी पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपको सक्सेस को परचेज करना है, ठीक है ना, तो सक्सेस को परचेज करना है आपको, तो उसके लिए भी आपको यू हैव टू पे, आपको पे तो करना पड़ेगा, वैसे तो मिलेगी नहीं भाई ये। और पे करना पड़ेगा, इसमें करेंसी में पे नहीं करना पड़ेगा। किस में पे करना पड़ेगा, सक्सेस को परचेज करने के लिए आपको इसके बदले में क्या देना होगा, क्या देना होगा भाई, कोई चैट सेक्शन में बता सकता है इसके लिए आपको क्या देना होगा। चैट सेक्शन में अगर आपको सक्सेस को परचेज करना है तो, नेहा वेरी गुड, कनक वेरी गुड, रिया वेरी गुड, रितु बहुत अच्छे,
गोरक्ष बहुत अच्छे। इसके लिए आपको देना होगा फिलहाल हार्ड वर्क, ठीक है ना। और वो हार्ड वर्क को आप कैसे स्मार्टली परफॉर्म कर सकते हो उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। सबके पास यार अच्छे अच्छे ट्यूशन सेंटर के नोट्स हैं, सब है। तो आपको जितना जितना पोर्शन में आप हार्ड वर्क दोगे उतना पोर्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। आप कहोगे नहीं सर मेरे को इतनी नहीं चाहिए, मेरे को इतनी चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इतना हार्ड वर्क दे दो, मिल जाएगी इतनी। अगर आपको आपको चाहिए कि सर मेरे को तो इतनी सारी चाहिए सक्सेस, तो आपको इतना सारा ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री हार्ड वर्क देना ही पड़ेगा इसके लिए। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं है, कुछ भी फ्री में नहीं है, हर चीज का एक कॉस्ट है। तो ध्यान से अब अपना अपने जो 3 महीने है ना उनको ऐसा यूटिलाइज कर दो, ऐसा गायब हो जाओ कि आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव या आपके जितने भी आस पड़ोस वाले पूछने लगे कि वो अब यहाँ रहता भी है, रहती भी है या नहीं रहती। गायब हो जाओ, 3 महीने की तपस्या करो और फिर आपको वरदान मिलेगा, ठीक है ना। पहले पुराने जमाने में तपस्या करते थे फिर वरदान मिलता था, बस वही तपस्या यहाँ पे है, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो इजी हो जाएगी आपकी आने वाली जिंदगी, और नहीं तो वही जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी डिफिकल्टी से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इतना तो यार आप समझ ही गए होगे, सभी को इतना तो पता ही होगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, देखो रेजिस्टेंस ओम में होता है, ये रहा आपका रेजिस्टेंस। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, यानी जी स्टार की बात हो रही है, जी स्टार निकालना है, ठीक है। और जो गिवन वैल्यू है ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, हम जनरल से हार्ड वर्क कह रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन तक तो जाएंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलैरिटी, ये आपकी कंसंट्रेशन है, जहां मोलैरिटी आ जाए कंसंट्रेशन है और ये आपका सेमन पर सेंटीमीटर समझ जाओ कंडक्टिविटी होगी। क्या निकालना है आपको, आपको यहाँ सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार इक्वल टू आर इंटू में कापा। तो आर की वैल्यू है 1500 ओम दे रखी है, और कापा की वैल्यू जो है वो आपकी दे रखी है, ये वो भी सेमन पर सेंटीमीटर में। आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए टेम्परेचर दिया गया था, बेवकूफ बनाने के लिए कंसंट्रेशन दी गई थी, जिसका कोई यूज नहीं हुआ। क्लियर। और आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। जितने भी क्वेश्चन है सारे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं 2 नंबर के। अच्छा अगला क्वेश्चन है द मेजर रेजिस्टेंस कंटेनिंग सेल, इतने मोलैरिटी, ये आपकी कंसंट्रेशन होगी। केसीएल में टेम्परेचर हो गया, ये 1005 ये रेजिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस का दूसरा नाम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी निकालनी है यार, जी स्टार इक्वल टू आर इंटू काप्पा। तो काप्पा इक्वल टू जी स्टार दे ही रखा है इन्होंने। सेल द मेजर रेजिस्टेंस ऑफ इतना कंटेनिंग सॉल्यूशन, इतना इसका हो गया, जी स्टार ये दे रखा है, यहाँ रख दो, आर की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। काप्पा बाई सी इंटू 1000, तो काप्पा भी है। काप्पा किस में होना चाहिए, साइमन पर सेंटीमीटर, हाँ जी साइमन पर सेंटीमीटर में ही आया है। अच्छा कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर, तभी तो कॉम्बो बनेगा ना। तो कैपिटल एम का मतलब है मोल पर लीटर, तो कॉम्बो बन गया। इंटू 1000 वाला फॉर्मूला लगाओ, गेम ओवर। और आगे चले तो देखो ये रिलेशन बड़ा आता है, रिलेशन बता के दिखाओ सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। तो जी स्टार इक्वल टू आर इंटू काप्पा, बहुत बार आया है ये, बहुत बार आया है, जी स्टार इक्वल टू आर इंटू काप्पा, ठीक है। हाउ इज मोलर कंडक्टिविटी सोल्यूशन रिलेटेड, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो इज इक्वल टू काप्पा बाई सी इंटू 1000, ये रिलेशन है, सिंपल यार, ये लगाओ, ये रिलेशन आया है। ये नॉर्मल लगा दो, काप्पा बाई सी, मीटर वाला केस हो जाएगा खत्म। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के। क्लियर। ये एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये बोर्ड में प्री बोर्ड में दोनों में आ चुका है। हालांकि ये हमें ई सेल में जरूर करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आपके नोट्स में है, नो प्रॉब्लम। एनोड पे तो दुनिया बता देती है, जिंक ने जिंक 2 पॉजिटिव निकाला है, कैथोड पे नहीं बता पाते। तो कैथोड पे ये Ag2H2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपको गेन करते हुए दिखाने हैं, फिर 2 Ag और OH निकालते हुए दिखाने हैं, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। ई नोट सेल निकाल लो और डेल्टा जी निकाल लो, कुछ खास नहीं है। अगर कुछ खास है तो ये आपका पहला केस आया है खास का, जो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.4 का केस है, ठीक है। अब इसमें क्या खास है, एक बार मैं इसको रिपीट करवाऊंगा और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके एग्जाम्पल 3.4 एनसीईआरटी का एक खास क्वेश्चन आपके सामने है।
एनसीईआरटी भाई एग्जाम्पल 3.4 पहला 3.3 3.4 अपने एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करो। कई बच्चे कह रहे हैं सर हम कहाँ से पढ़े, हम यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े। भाई कहीं से पढ़ो, एनसीईआरटी आपके सामने है और कोई एक बुक लेकर आप नहीं पढ़ सकते, अच्छे नंबर नहीं आ सकते। आपको ना एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ो तो आपके ना टेबल पे या बेड पे या जो भी आपका रूम जहां आप पढ़ रहे हो, तो आपके सामने ना चीजें ऐसे खुली हुई होनी चाहिए। यहाँ एनसीईआरटी खुली है, यहाँ स्कूल की नोटबुक तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ट्यूशन की नोटबुक खुली हुई है, ठीक है ना। यहाँ आपकी एमटीजी या फिर सतीश एंड ब्रदर खुली हुई है। तो ऐसे आपको चारों तरफ से घेर के रखना है और फिर पढ़ना है। ये नहीं एक छोटी सी डायरी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, वो यार साइंस स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं है। हर डाटा आपके सामने ओपन हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये है इसमें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फील्ड विद इतने मोल पर लीटर का मतलब ये आपकी मोलैरिटी होगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस अब दिया है उन्होंने इतना ओम में। रेजिस्टेंस सेम सेल को अगर फिल कर दिया जाए इतने कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस अब की बार कितना हो गया, ज्यादा हो गया, रुकावट ज्यादा होगी, ठीक है। तो बताइए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, 0.02 मोल पर लीटर वाले केस के लिए बताइए, ठीक है। और आपको कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 की जो थी वो आपको दे रखी है। 0.1 की कितनी दे रखी है, 100। कंडक्टिविटी ये तो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, ये आपकी कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू साइमन पर मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन है 0.1 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, 0.02 के बारे में निकाल के दिखाओ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो इस कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, निकाल के दिखाओ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इस कंसंट्रेशन के बारे में। जाहिर सी बात है हम पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन करके देखो सारी वैल्यू को इस तरह से लिख लेंगे हम। देखो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें सारी दी हुई है, रेजिस्टेंस इतना है, इसकी कंडक्टिविटी इतनी है। और कंडक्टिविटी को हमने बहुत जल्दी साइमन पर मीटर को किस में चेंज कर लिया, साइमन पर सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। देखो साइमन साइमन तो सेम है, पर मीटर से पर सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, ये 1.29 पर मीटर से पर सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई डायरेक्ट करना चाहे याद तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका होता है वो डायमेंशन एनालिसिस होता है। तो वो कैसे करते हैं, पहले तो रियल रिलेशन बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसकी शकल पर सेंटीमीटर वाली बनाओ, अपॉन में सेंटीमीटर और ऊपर क्या लिखेंगे, मीटर। और रियल रिलेशन बता दो इसके बारे में, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी का उल्टा करके यहाँ लिख दो, हालांकि आंसर 1 आएगा, दोनों सेम ही है। उल्टा करके लिख दो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर। अब आपको करना क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट वाले पोर्शन से, और जो हमें चाहना है उसे हमें वहीं रखना है। पर मीटर का मतलब है अपॉन में सेंटीमीटर है। करके देखो मल्टीप्लाई, 1.29 पर मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर अपॉन में 10⁻² सेंटीमीटर, देखो मीटर से मीटर हो गया ना कैंसिल। अब ये ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.29 10⁻² पर सेंटीमीटर, ठीक है। वही चीज इन्होंने यहाँ लिखी है कि ये इस तरीके से आया है, ये नहीं कि आप रट्टा मार लोगे और हो गया काम, खेल खत्म, ठीक है ना। बाकी जिस किसी की और ट्रिक हो तो वैसे लगा लो भाई, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। हमें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए इस कंसंट्रेशन के लिए, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों चाहिए। ये कंडक्टिविटी है, तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जी स्टार निकाल दिया, R इंटू कापा। आ गया ना जी स्टार, यहाँ से R ये रहा आपका, और कापा ये अभी भी निकाला है पर सेंटीमीटर में करके, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन जब मोल पर लीटर में है तो यार इसको भी सेंटीमीटर में कर लो, कॉम्बो बन जाएगा आपका, 1 मोल पर लीटर और 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, कापा बाई सी इंटू 1000। तो जो जी स्टार यहाँ आया है, जल्दी से चैट सेक्शन में जाके बताइए इसको हम क्या बोलते हैं, जी स्टार को, जी स्टार को क्या बोलते हैं भाई, नाम क्या है जी स्टार का, चैट सेक्शन। जी स्टार का नाम क्या है, वेरी गुड, रिया, खुशी, अंशिका, गोरख, बिल्कुल ठीक, रितु। इसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं, और याद करो इसके नाम में ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ होगी, कांस्टेंट है तो।
तो जो वैल्यू यहाँ है उठा के वही वैल्यू जी स्टार की उन्होंने यहाँ रख दी 1.29। क्लियर। कापा तो था ही 520, यूनिट तो हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसकी यूनिट को डिवाइड करो, ये आपका कापा आ गया, कापा बाई सी 2000। लो जी आपका आ गया मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों फाइंड आउट होगी इसमें। तो मेन जो चीज थी ना इसकी, जो मेन चीज थी जिससे आपको समझना चाहिए था, वो थी आपकी क्या, इस वैल्यू को इसमें कैसे चेंज किया। और तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस जी स्टार जो कांस्टेंट होता है उठा के वहां रख दिया। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें तो ये आपका 3.5 वाला केस है, और ये भी आसान केस है, ये आपके चैप्टर की जान है ये दो क्वेश्चन 3.5। इसको भी एक बार चेक करते हैं भाई इसमें ऐसा क्या है। तो एनसीईआरटी में जब हमने देखा इसके बारे में 3.5 के बारे में, ये भी एक आया हुआ बोर्ड प्री बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम इतने कंसंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी है, और इसका डायमीटर इतना है, कॉलम का डायमीटर, लेंथ इतनी है, ठीक है, और इसका अब आया रेजिस्टेंस इतना ओम है। बताइए रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है उसे रो कहते हैं, कंडक्टिविटी को कापा कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को इस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके तीनों निकालनी है, तो देखना आप जरा ध्यान से कैसे निकालेंगे हम। बड़ा सिंपल तरीका है इसमें भाई। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो ये सारी वैल्यू थी आपके पास, अगर मैं पूरे आंसर को देख लूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कह रही है, कापा बाई सी इंटू 1000। सी तो चलो पता है लेकिन कापा नहीं पता। तो कापा क्या होता है अभी भी पढ़ा है, 1/रो। रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टिविटी नहीं पता। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये अभी भी हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। आर क्या है क्वेश्चन में गिवन दे रखा है रेजिस्टेंस। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वायर की तरह सर्कल फेज में होता है, ठीक है ना, वायर जैसे होता है सर्कल। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। डायमीटर दे रखा है तो उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। लेंथ तो दे ही रखी है, तो पाई आर स्क्वायर लगा के, पाई और आर स्क्वायर लगा के ये आपका एरिया आ गया, ये लिख दिया। और लेंथ क्या है इसकी 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ लिख दी। तो कुल मिला के आपका जैसे ही रो निकल गया, तो रो को रखोगे तो कापा निकल गया, कापा को रखोगे तो मोलर कंडक्टिविटी निकल गई। तो एक लाइन में ये लिंक है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा बाई सी इंटू 1000। कापा चाहिए तो कापा इज इक्वल टू 1/रो, रो चाहिए तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। इस तरीके से ये सीरीज में आंसर निकालना है, बाकी ये बहुत आसान है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका सर्कुलर होता है, जैसे वायर होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है, तो इसे पाई आर स्क्वायर का नाम दिया गया है सर्कल को देखते हुए। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डेराइव करेंगे, ओम्स लॉ को कैसे, भाई वही फॉर्मूला जो फिजिक्स में है, थ्रू इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो भाई रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन, ये रुकावट होती है एक तरह से, टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये डायरेक्टली इसके इसके है, तो फॉर्मूला बन गया इसका। रेजिस्टिविटी की जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, कंडक्टेंस गलत है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये गलत है, अपने नोट्स में चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या होती है, ये आपकी रेजिस्टिविटी उल्टी होती है कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो ये इन्होंने 1/, ये रेजिस्टिविटी है इसका उल्टा कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ। देखो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसको रो एल बाई ए कर दूं, इसको मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर, इसको कह दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, ये सीधा सीधा रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो वही बनाने की कोशिश की गई है ऊपर, और कुछ भी खास नहीं है। आगे अगर हम चलें तो कंडक्टेंस जो होता है भाई वो उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यहीं से ये सारी ऐसे यूनिट निकाल निकाल के सामने रख रहे हैं। इसको पर ओम भी बोलते हैं, सीमन भी बोलते हैं, और तो और इसको
MHO मोह भी बोलते हैं। आगे डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशंस जो है वो और भी खास हो जाती है। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो ये बात करती है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, एनी गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, is the conductance of 1 unit volume of solution kept between platinum electrode with area of cross section कितना, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट एरिया ऑफ लेंथ। ठीक है, ऐसे ही मोलर कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको, जिसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, यहाँ भी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन, फिर से वही, इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और वहां पर ऐसा नहीं था। ठीक है, विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह। और बाकी इससे आसान डेफिनेशन अगर आपके पास है तो वो लगा लो। यहाँ भी वही दोनों को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की गई है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कंडक्टेंस अभी भी इलेक्ट्रोलाइट की ही है। यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रो लगा दिया और करंट को फ्लो होने के लिए छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर बात आती है वेरिएशन की, और ये है वो जेंट क्वेश्चन जिसकी इतनी तारीफ होती है। डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका तो ध्यान में रखना कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपका एग्जाम में आते ही आते हैं। डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, इंडिकेट करके दिखाओ हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या केस है उसको ध्यान में देना है। तो कुल मिला के ये पूरे पोर्शन का सबसे रैंक 1 क्वेश्चन आपके सामने अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कोलार्स लॉ और उस पर न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है ना, जो कि बहुत आसान है यार, बहुत जनरल, बहुत सिंपल कोलार्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल है। तो एक काम कर लेते हैं, हम आज की क्लास में इस पोर्शन को पूरा कर लेंगे, फिर कल की क्लास में हम अपने नोट्स को भी देखते हैं, दूसरे जो नोट्स हैं। तो ध्यान से सुनना भाई, अब मैं जो बात बताऊं, देखो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जो है वो तो आपको ऊपर समझ में आई गई होगी, दोनों की जो भी डेफिनेशन है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी में इन्होंने कहा है एट एनी गिवन कंसंट्रेशन। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन के अलावा क्या क्या खेल है। सबसे पहले यहाँ 4 चीजें हैं, सुनना जरा ध्यान से। अगले जो 10 मिनट हैं वो बहुत खास होने वाले हैं, और बच्चे यही प्रॉब्लम मेरे पास लेके आते हैं, सर ये वाली प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर दो। तो ध्यान से सुनना, 4 चीजों में होती है प्रॉब्लम। एक कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब करना क्या है, इसमें इसको भी डिस्कस करो और इसको भी डिस्कस करो, और इस वाले केस में इसको भी डिस्कस करो और इसको भी डिस्कस करो। यानी आपको 4 चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है ना, 4 चीजें डिस्कस करनी है आपको कुल मिला के। अब कंडक्टिविटी होता है बहुत आसान, बहुत आसान, कैसे अभी देखना। और मोलर कंडक्टिविटी होता है कम आसान, मतलब आसान तो ये भी है, अगर समझ में आ जाए तो सब आसान है। अब आप खुद देख के बताना आपको कौन सा कितना मुश्किल लगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन डाइल्यूशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी इसने एक बार में कलेश खत्म कर दिया। वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए क्या बोल दिया कंडक्टिविटी के बारे में, कि कंसंट्रेशन का रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ और कंसंट्रेशन का रिलेशन मोलर कंडक्टिविटी के साथ क्या क्या है। तो इसने बोला कि भाई जो कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के खेल के लिए। ठीक है, इसको मैं कलर, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज, यहाँ मैं डिक्रीज को हाईलाइट करूंगा, ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये भी डिक्रीज करोगे तो फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। अब सुनना जरा ध्यान से, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। डिक्रीज विद डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या है देखना।
because number of ion per unit volume that carry current in the solution decrease with dilution. ठीक है ना। अब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट डिक्रीज विद डाइल्यूशन, यानी ये तो कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब आपको ना यहाँ पे ये जो पूरा हमारा सेटअप बना हुआ है ना, इस सेटअप में एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, उसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा पूछने लायक। क्या है ये देखो, इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, यहाँ पर की डेफिनेशन पता है क्या बोलती है? यहाँ की डेफिनेशन बोलती है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ लिख दूं भाई, नीचे लिख देता हूँ, वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है ये। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है? अगर मान लो इसमें मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं, 1 चम्मच इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए भर के, NaCl की तरह डाल दिया भाई। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन आ गई आपकी मान लो 1 मोलैरिटी। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन कम करो भाई, तो बताइए आप इसकी कंसंट्रेशन कैसे कम करोगे? इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे कम करोगे? है किसी के पास कोई जवाब? आप इसकी कंसंट्रेशन को कैसे कम कर सकते हो भाई? ट्राई करो, चैट सेक्शन में लिखो यार, अपने मन की फीलिंग लिखोगे तभी तो आप ज्यादा समझ पाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, आप इस गेम का हिस्सा बनोगे तभी तो आप समझ पाओगे, नहीं तो चल रही है कहानी। डेफिनेशन जो इसकी होती है, किसकी होती है? कंडक्टिविटी की। वो ये बताती है कि इसका वॉल्यूम जो है वो एट ए गिवन कंसंट्रेशन, ये फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी की वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? फिक्स होता है। नहीं भी आपको पता तो यहाँ देख लो, डेफिनेशन अपने घर पे पढ़ लेना, किसी बुक में से पढ़ लेना, वॉल्यूम यहाँ क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अब बताइए आप इसका कंसंट्रेशन को कैसे कम कर सकते हो? रिया ने कहा है बाय डाइल्यूटिंग। भाई मेरे को ये बता दो, जब ये पूरा भरा हुआ है तो इसको आप डाइल्यूट कैसे करोगे? ये तो पूरा फुल भरा हुआ है ना कंटेनर। आप, बात तो सही है, कंसंट्रेशन तो पानी डाल के ही कर सकते हैं, लेकिन पानी डालोगे तो ये सॉल्यूशन बाहर खिंड जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो पूरा पूरा भरा हुआ है, कैसे कम कर सकते हो कंसंट्रेशन को? आंसर है, कोरक्स ने भी अच्छा जवाब दिया। आंसर है रितु, वेरी गुड, कि इसमें से आप एक काम करो, 1 बाल्टी सॉल्यूशन निकाल लो और फेंक दो, और 1 बाल्टी पानी लाके इसमें डाल दो, आपका वॉल्यूम ऐसा का ऐसा उतना का उतना ही रहा। क्लियर भाई? अब जब 1 बाल्टी सॉल्यूशन आप फेंक रहे थे तो आपने तो यार बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी फेंक दिए। और करंट कौन कैरी करता है? जस्ट इमेजिन, यहां से यहां तक करंट को कैरी कौन करता है? आंसर है आयन कैरी करते हैं करंट को, और आपने तो आयन निकाल के बाहर फेंक दिए। पहले इसमें मान लो 100 आयन थे, अब उसमें कम होकर 60 आयन्स रह गए, कम हो गए ना आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स जो है वो अगर डिक्रीज हो गए तो जाहिर सी बात है करंट कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। इसीलिए इसीलिए तो ये लाइनें आपके सामने है, अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। कंडक्टिविटी में हमेशा वॉल्यूम फिक्स होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप अप डाउन कर सकते हो। So conductivity always decrease with decrease in concentration for both weak and strong electrolyte. This is because number of ions per unit volume that carry current in the solution decrease, कम हो रहे हैं with dilution। पता है ना कैसे कम हो रहे हैं? पता लग गया आपको। वॉल्यूम इज फिक्स, इलेक्ट्रोलाइट नॉट फिक्स। इलेक्ट्रोलाइट तो कम भी हो गए, ज्यादा कम हो चुके हैं जैसा कि आपने देखा। बट इन दिस केस मोलर कंडक्टिविटी के केस के लिए यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ का जो डायग्राम है इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ो। डेफिनेशन साफ बोलती है, ये पिस्टन लगे हुए हैं, यानी आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा भाई? यहाँ मैं लिखूंगा वॉल्यूम जो है वो नॉट फिक्स। कहाँ है अभी फिक्स? आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर लो,
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपके जो डाल दिए इसके अंदर वो फिक्स है। अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, 100 इलेक्ट्रोलाइट आपके इसके अंदर है, तो अब आप 100 के 100 ही हैं, ये कम ज्यादा नहीं हो रहे। ये लगा दिया आपने इलेक्ट्रोड, यहाँ से यहाँ तक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो करंट कैरी करता है। क्लियर? अब होगा क्या, यहाँ पर क्या है, आयंस है, ठीक है। आयंस में आप जितना पानी डालोगे वो उतना ही टूट जाएंगे। अब सोचो क्या होने वाला है। अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, यानी आप इसमें पानी डाल रहे हो, पानी डालोगे तो होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन करंट कैरिंग आयन तो बाहर नहीं गए ना, वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स है ही नहीं, वॉल्यूम तो कम ज्यादा हो सकता है, यस इट्स पॉसिबल। तो कंसंट्रेशन के कम करने पर, यानी आपने पानी डाल दिया, कंसंट्रेशन के कम करने पर आयंस टूटना शुरू हो गए और आपकी मोलर कंडक्टिविटी या फिर कह लो ये जो पोर्शन है मोलर कंडक्टिविटी का ये इंक्रीज हो गया। तो इस केस में कंसंट्रेशन कम करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर भाई? बहुत सिंपल सा केस है। अब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये इतना आसान था और इसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे थे। जस्ट इमेजिन, आपने आपने जस्ट इमेजिन आपने एक गिलास में 5 चम्मच नमक डाल रखा है, एक गिलास है पानी का, उसमें आपने 5 चम्मच नमक डाल के घोल दिया। तो क्या 5 के 5 चम्मच नमक जो आपने डाला NaCl वो डिसोसिएट हो गया होगा? या फिर उसी पानी को अगर आप उसमें गिलास भरे हुए को एक बाल्टी पानी में डाल दोगे तो आप इमेजिन करो क्या हुआ होगा। सभी के सभी NaCl डिसोसिएट हो गए, 100% डिसोसिएट हो गए सारे के सारे। क्या गिलास के अंदर 100% डिसोसिएट होंगे NaCl? जस्ट इमेजिन, 5 चम्मच नमक है। तो वही खेल इन्होंने यहाँ खेला है हमारे साथ। अगर मैं अब इनके आंसर को हाईलाइट करूं तो देखो आपको बड़ा सिंपल लगेगा। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी नमक, यानी NaCl या फिर KCl मान लो। क्या? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्लोली विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इंक्रीज स्लोली विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसीलिए हुआ, देखो आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये तो बात हमने प्रूव कर दी थी ना। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, हाँ जी ऐसा होगा। बट ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये स्लोली होगा, ये काम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्लोली होगा, ठीक है ना। कैसे होगा अब देखते रहना, मजा आएगा इसमें। दिस इज बिकॉज आयंस अट्रैक्शन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वही वाली बात है, आपने उस गिलास सॉल्यूशन को बाल्टी में डाल दिया तो टूटना शुरू हो गए। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, और इतना पानी डाल दिया, इतना पानी डाल दिया कि आपकी कंसंट्रेशन पहले क्या थी गिलास के अंदर 1 मोलर थी, फिर 0.1 मोलर, फिर 0.01 मोलर, इसी तरह कम होती होती 0.00000001 मोलर। तो लगभग लगभग कंसंट्रेशन क्या होगी, अप्रोच अप्रोच जीरो के आसपास होगी। तो इसको कहते हैं व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एक बात साफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन आप अगर कम करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो बात अलग की है स्लोली। एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्लोली। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, इनकी आदत होती है कि ये वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकी आदत होती है कि ये बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डाल दोगे, जैसे विनेगर होता है, जैसे चाउमीन में डालते हैं ना विनेगर, CH3COOH, इनकी आदत क्या होती है, बहुत कम टूटते हैं भाई ये नॉर्मली। अगर आपने वैसे नॉर्मल ले रखा है ये 2% टूटेगा बस। लेकिन जैसे ही आपने पानी में डाल दिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत कम टूटते हैं, बट एट हायर कंसेंट्रेशन पे तो बहुत कम टूटते हैं। इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करोगे तो ये टूटना ज्यादा स्टार्ट होंगे, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, मोलर कंडक्टिविटी, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप देखोगे
तो इंक्रीज होगी लेकिन स्लोली होगी, लेकिन यहाँ इंक्रीज होगी लेकिन फास्ट होगी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ग्राफ भी देखो यही दिखा रहा है आपको। KCl जो है वो ऐसा ग्राफ आप बनाओगे भाई, कंसंट्रेशन देखो कम हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी आपकी, ये देखो कंसंट्रेशन यहाँ पर लेफ्ट में ले जाओगे तो कम हो रही है, तो हल्की हल्की मोलर कंडक्टिविटी लगातार क्या हो रही है, इसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है। देखो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वही काम यहाँ हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ भी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये रिजल्ट आपके सामने अब आ चुके हैं सभी के सभी। ये हमारे कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी कम होती है। यहाँ केस क्या था, बोथ इलेक्ट्रोलाइट, जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन से, नंबर ऑफ आयन दैट कैरी करंट अगर आप रिमूव कर दोगे तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी कम कम होगी इसकी। ठीक है, और आगे चलें तो अब हमारे सामने आ जाएगा कोलहार्स लॉ। कोलहार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन का खेल है। तो इसमें कोलहार्स लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये ऊपर साइन होता है इसका लिमिटिंग का, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल आयन कंट्रीब्यूट बाय एनायन एंड कैटायन। तो NaCl को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और इसको एक बार रिप्रेजेंटेशन को ना एग्जाम में आया था, रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे कोलहार्स लॉ में रिप्रेजेंटेशन को। ये देखो यहाँ आपका जो ग्राफ वो दिखाया मैंने, जो नोट्स में बनाया वो इतना अच्छा नहीं है, ये ग्राफ अच्छा है, ये साफ दिखा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी देखो कितना स्लो इंक्रीज हुई है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप जब इसको डिक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन को लेफ्ट में ले जाओगे तो डिक्रीज करोगे, तो सिर्फ इतना हुई है, इतना इंक्रीज हुआ है कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी में। बट इन दिस केस अगर यहाँ देखोगे तो देखो कंसंट्रेशन यहाँ थी और अब वो यहाँ चलेगी, यानी यहाँ इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कमाल का इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली टूटते ही नहीं हाई कंसंट्रेशन में। KCl तो हाई कंसंट्रेशन में भी टूट जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं टूटते, ये तो 2% टूटते हैं, और 2% टूटने के बाद अब इसको इतना पानी डाल दोगे तो ये सीधा 2 से 50 पे पहुंच गए टूटने में। अब सोचो, ये 2 से 50 तक टूट गए, 50 तक चले गए। अब सोचो, ये KCl तो ऑलरेडी टूटे हुए थे, आप हाई कंसंट्रेशन में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग है ना यार, हाई ग्लास के अंदर पानी था उसमें भी टूटे हुए थे 90, 100 में से 90 तो पहले टूटे हुए थे, लेकिन जैसे आपने इसको बाल्टी में डाल दिया तो ये 90 से 100 हो गए, यानी 100 के 100% टूट गए। पहले 90 तो पहले टूटे हुए थे यार ये। तो ये फायदा होता है कि ये बहुत कम मार्जिन दिखाता है आपको, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी का, और ये मार्जिन ज्यादा दिखाता है मोलर कंडक्टिविटी का। इससे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल क्या लोगे यार। ठीक है, कोलहार्स लॉ के लिए आप चाहो तो ये वाली डेफिनेशन, ये वाला रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, मैं अभी बता रहा था ये वाला रिप्रेजेंटेशन, ये नोट्स में नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन आप कोलहार्स लॉ के लिए लिख सकते हो। ठीक है, ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन है फॉर कोलहार्स लॉ। तो चलते हैं अपने उन्हीं नोट्स की तरफ, आसान नोट्स की तरफ। एप्लीकेशन क्या है कोलहार्स लॉ का, तो भाई एप्लीकेशन है, इस कोलहार्स लॉ का यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखना कैसे कैसे निकालेंगे हम। दूसरा एप्लीकेशन जो है यूजिंग दिस लॉ डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो एक फॉर्मूला अल्फा का ये है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कोई बता सकता है स्टूडेंट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? चैट सेक्शन में जाओ बताओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम बोल देता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बताइए किसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? है कोई जो बता सकता है? वेरी गुड रिया, यशिका बिल्कुल ठीक, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो।
यानी आप अंदाजा लगाओ, मैं फिर से उसे निकालने में बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं होगी मुझे। ये देखो एक बार इस ग्राफ को। जब ये कंसंट्रेशन हम कम कर रहे थे तो करते 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 यहाँ आ गए, यहाँ टच हो गया, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंसंट्रेशन करते 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 जीरो पे आ गए तो इसे कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, कि ये के ए निकालने के लिए भी काम आता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से अल्फा निकल सकता है। ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, फॉर्मूले में रख के हम बड़ा यूज करने वाले हैं इसको। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है कि CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो। आयन की वैल्यू पहले दी है, आयन की वैल्यू पहले दी है, मल्टीप्लाई कर दो आगे। हाँ, ये CaCl2 है तो यहाँ 2Cl आ गया, यहाँ 1C है तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा बहुत ज्यादा, कि सभी की वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 1 2 3, बताइए कि एच ए सी एक स्टाइलिश रिप्रेजेंटेशन होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। क्या? एच HAC, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड निकाल के दिखाओ। तो HAC निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो हमें क्या चाहिए, हमें Na नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, Cl नहीं चाहिए, H चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। तो जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे, माइनस NaCl। ये देखो, माइनस का NaCl ऐसे करके। ठीक है, और जो भी हमें चाहिए, H चाहिए, हाँ ये ले लो, AC चाहिए, ये ले लो। तो देखो इसका पूरा मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ साइड में आपको। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HAC इज इक्वल टू, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? एच भी चाहिए, AC भी चाहिए, एच भी चाहिए, AC भी चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ राइट है, यहाँ क्रॉस है। जो नहीं चाहिए NaCl को साइड में रख दो, तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये है आपका HCl, ये यहाँ लिखो HCl, इसको ये चाहिए प्लस में लिख लो। ये है आपका NaAC यानी सोडियम एसीटेट, ये भी चाहिए, ये भी प्लस में लिख लो। जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, ये NaCl नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही इसी चीज को इलेबोरेट किया है आयनिक फॉर्म में, ये आयनिक फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में जाने के बाद हमें HAC मिल गया आपका 390.5। ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसकी तो कितनी तारीफ करोगे। एक और क्वेश्चन को हम जल्दी से देख लेते हैं, हमारे पास टाइम सिर्फ 3 मिनट है, तो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलैरिटी एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी इतनी ओम साइमन पर सेंटीमीटर है, कैलकुलेट करके दिखाओ डिसोसिएशन कांस्टेंट। यानी आपको निकालना है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी Ka निकालना है। K होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C कंसंट्रेशन दे रखी है, इतने मोलैरिटी रख दी। अल्फा निकालना है बस। अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दे रखी है ये रही, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 हो गया। और ये मोलर कंडक्टिविटी कापा बाई 1000 से निकाले, तो कापा कितना है? कापा कापा ये रहा, साइमन पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी। कापा कंसंट्रेशन ये रही, रखो 1000, और ये आपका आ गया साइमन पर सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उठा के अल्फा में रख दो, यहाँ पर अल्फा आ गया। उठा के अल्फा को यहाँ रख दो, कंसंट्रेशन पहले से गिवन थी, एंड दिस इज योर आंसर। सेम पोर्शन यहाँ पूछा गया, कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर एसिटिक एसिड, इसकी कंडक्टिविटी ये दे रखी है, कैलकुलेट मोल। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। सेम वही प्रोसेस, सेम, कुछ अलग है ही नहीं। ये कोलाप्स लॉ पे है भाई। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है आपको, ये दे रखी है। अब इन टेक्स्ट का 3.9 जो क्वेश्चन है वो चेक करना है। इन टेक्स्ट का 3.9 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई इन टेक्स्ट का 3.9 अगर आप चाहते हो कि आपको भाई कुछ प्रॉब्लम है और आप चाहते हो उसको पूछना है, तो आप ना यहाँ सेंटर पे आके, बच्चे आते हैं पर्सनली बिल्कुल अच्छी तरह से, एक एक लाइन वो पूछ के जाते हैं। तो आप भी ऐसी हैबिट बनाओ, अगर आपको कोई भी डाउट है अपने डाउट इकट्ठे कर लो ये और मेरे पास ले आओ, या फिर हर दूसरे तीसरे दिन लाना चाहते हो तो वो ले आओ। ठीक है ना। अगर आप अभी शर्म करोगे तो इमेजिन करो उस शर्म का क्या होगा जब पता लगेगा कि आपके ना 60% मार्क्स आए हैं, और आपके जितने भी रिलेटिव है ना उनको पहले से ही पता है कि आपके 60% मार्क्स आए हैं, फिर भी वो कॉल कर करके आपको बोलेंगे कि बताना आपकी परसेंटेज क्या आई है।
जानबूझ के, रिलेटिव को छोड़ो, सोसाइटी में अंकल आंटी जानबूझ के पिंच करने के लिए। और चाय पे बैठ के, अगर किसी का कंपार्टमेंट आता है तो चाय पे बैठ के सुबह सुबह आपके आपकी मजाक उड़ाते हुए चाय की चुस्कियां ली जाएंगी। तो वो बेइज्जती, क्या बेइज्जती होगी किसी लेवल की। और अभी आप एक क्वेश्चन पूछने में बेइज्जती फील कर रहे हो, तो ये बेइज्जती तो आपकी प्रोग्रेसिव को दिखाती है, प्रोग्रेस को। तो लास्ट क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलैरिटी, ये आपकी कंसंट्रेशन है, मिथेनोइक एसिड होता है HCOOH, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, यानी अल्फा निकालो और के निकालो। अगर ये वैल्यू दे रखी है H पॉजिटिव की और ये वैल्यू दे रखी है आपकी HCOO H नेगेटिव की, तो देखो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी इज इक्वल टू, यहाँ पर इंडिविजुअल आयन H पॉजिटिव प्लस में ये हो गया आपका HCOO नेगेटिव। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये दे रखी है, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों को ऐड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। और जैसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई आपकी इथेनोइक एसिड की, ये देखो आ गई ना अल्फा की वैल्यू, जैसे ही आ गई तो इसको फॉर्मूले में अल्फा में डाल दो, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग आप ऊपर निकाल के बैठे हो, मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ये रख दो, आपका अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो अल्फा को अल्फा की जगह रखो, कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, और ये आपका फाइनली के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक का आपका पूरा पोर्शन था। अब जो कल की क्लास है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज जो बहुत सा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तो हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें 2-3 चीजें नई चीज सीखने को भी मिलेगी, जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसे कहते हैं। अब ये थोड़ा नीट के लिए है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आपको पता लग जाएगी, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी आपको पता लग जाएगी कल की क्लास में। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।